पंजाबी ढाबे पर ससुराल। जब से महंगाई आसमान को छूने लगी है ना, हर आदमी पैसे कमाने के लिए नए नए तरीकों के बारे में सोचने लगा है। ऐसी ही आज की कहानी है विनीता के परिवार की, जो मुरादनगर के शांति नगर में रहते हैं। बेटा, बहू, 2 पोते और पति शंभुनाथ, बस यही है उनका छोटा सा घर संसार। सुनते हैं, महीने के 30 दिन बस आप लोग खाने की नई नई फरमाइश करते रहते हैं। मैं पूछती हूँ, हम औरतों को भी एक दिन की छुट्टी मिल सकती है कि नहीं? अरे कभी खुशी खुशी खुद से ही कह दिया करो कि चलो आज तुम्हें बाहर से खाना खिला लाता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है मेरी शादी तुमसे नहीं, इस रसोई से हो गई है। ये गठबंधन है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। अब क्या बताया, भाग्यवान चाहते तो हम भी है कि पत्नी को बाहर घुमाने ले जाए, रेस्टोरेंट में खाना खिलाए, महंगी महंगी शॉपिंग कराए, लेकिन ये महंगाई डायन कुछ करने दे तब ना। लेकिन फिर भी तुम्हारी बात में भी कुछ गलत नहीं है। रोज़ रोज़ ना सही, महीने में एक दिन तो मैं तुम्हें बाहर खाना खिलाने के लिए ले ही जा सकता हूँ। अच्छा चलो फटाफट से तैयार हो जाओ, फिर आज हम लोग बाहर खाना खाने चलते हैं। अम्मा बाबूजी को भी मैं बोल दूंगा, तुम बच्चों को तैयार कर लो। पति की बात सुनकर सरिता खुश हो गई थी। मैं तो रास्ते से जा रही थी, मैं तो भेलपुरी खा रही थी, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अरे मम्मी, रोज तो आप गुस्से में मुंह बनाकर दादी और पापा को कुछ न कुछ बोलते रहते हो, लेकिन आज क्या खास बात है जो आप गाना गा रही हो? बड़ी अच्छी सी साड़ी पहन रखी है, कितना सुंदर मेकअप भी कर रही हो। वो इसलिए बेटा क्योंकि पापा हम सबको बाहर खाना खिलाने ले जाने वाले हैं। बस मम्मा का मूड अच्छा है इसलिए मम्मी गाना भी गा रही है और मेकअप भी कर रही है। समझ में आया? वाह मम्मा, बाहर खाना हम दोनों भी जा रहे हैं ना आपके साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम दोनों क्यों नहीं जाओगे? चलो जल्दी जल्दी अपनी अच्छी ड्रेस निकालो और कपड़े चेंज कर लो, लेट नहीं करना है बिल्कुल भी। सब लोग फटाफट से अपने पसंदीदा कपड़े पहनते हैं और डिनर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही देर में वो लोग एक फूड कोर्ट में जाकर बैठ गए थे। तो सरिता, क्या खाना है तुम्हें आज? बताओ भाई अपनी अपनी फरमाइश। पापा, हमें पिज्ज़ा खाना है। पिज्ज़ा नहीं खाना, आप तो कुछ बढ़िया सा मसालेदार तड़कता भड़कता सा पंजाबी डिश मंगा दो, जिसे खाकर ना एकदम मज़ा ही आ जाए। ये पिज्ज़ा बर्गर में वो बात कहाँ जो पंजाबी खाने में है। बहू तेरी बात ना एकदम ठीक है, तो देख ले हर तरह का खाना है इस फूड कोर्ट में, लेकिन जितनी भीड़ पंजाबी ढाबे पर लगी है ना उतनी और कहीं नहीं है। बाकी जगह पर तो इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है पूरे शहर को पंजाबी खाना ही पसंद है। आज की शाम बहुत अच्छी बीती थी। सबने अपना पसंदीदा चटपटा पंजाबी फूड खाया था और देर शाम वो सब लोग हंसते मुस्कुराते घर लौट आए थे। घर आने के बाद सच बताओ नील, मज़ा ही आ गया आज। सच में हमारे पास ढेर सारे पैसे होते ना तो हफ्ते में एक दिन तो मैं ज़रूर बाहर का खाना खाती। आखिर टेस्ट भी तो कोई चीज़ होती है ना यार। तुम तो बस रहने दो, महीने में एक दिन बाहर का खाना खाया है, तुम्हें पता भी है कितना खर्चा हुआ है मेरा। अगर हफ्ते में तुम सबको एक बार बाहर खाना खिलाने ले जाऊंगा ना तो फिर हमारा हो चुका। अरे बेटा एक बात बता, कितनी जगह में बना होगा वो ढाबा जहाँ आज हम लोग खाना खाकर आए हैं? मुझे तो लग रहा है उससे बड़ा तो हमारा घर ही है। मैं तो कह रही हूँ नीचे वाले फ्लोर को ना ढाबा बना देते हैं और हम सब ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। बेटा अपनी प्रॉपर्टी का इससे अच्छा इस्तेमाल और क्या हो सकता है? तुम 4 पैसे कमाने का जुगाड़ ढूंढ रहे हो, ढाबे से सीधा 40 का जुगाड़ हो जाएगा। बढ़िया है, बस थोड़ा सा ढाबे टाइप का लुक देने के लिए हमें खर्चा करना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत खर्चा तो करना ही पड़ता है। ऐसे खाली हाथ हिलाने से थोड़ी ना बिजनेस खुल जाते हैं। बेटा तू ऐसा कर, कल ही एक बढ़िया सा बोर्ड बनवा ले और उस पर लिख दे पंजाबी ढाबा ओपनिंग सुन। उसके बाद हम लोग अंदर काम शुरू करवाते हैं। मम्मी, ढाबे क्या ऐसे ही बन जाते हैं? ये बताओ, पंजाबी ढाबा खोलोगे तो उसमें पंजाबी खाना भी तो बनाकर बेचना पड़ेगा, और बनाएगा कौन? अरे तेरी बीवी किस दिन काम आएगी? पूरा दिन खाली बैठकर मोबाइल चलाती है ये। देख बहू, आजकल मोबाइल पर ना हर तरह के खाने की रेसिपी मिल जाती है। तो पंजाबी खाने की रेसिपी देखकर शुरुआत में खुद ही खाना बना दिया करना। बेटा 4 पैसे बचेंगे तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा ना। वैसे बात तो आपकी ठीक ही है माँ जी, परिवार के लिए तो खाना मैं रोज़ ही बनाती हूँ, अपने ढाबे के लिए बना दिया करूँगी, क्या फ़र्क पड़ता है? कमाई बढ़ेगी तो फ़ायदा तो सभी का होगा ना। पूरे परिवार ने मिलकर अपने घर में ही ढाबा खोलने का बंदोबस्त कर लिया था। अगले दिन नील एक बढ़िया सा बोर्ड पेंट करा के अपने दरवाजे के सामने लगवा देता है और मिस्त्री को बुलाकर नीचे के फ्लोर का नक्शा बदलवाना शुरू कर देता है। कुछ ही दिन में नील और सरिता का पंजाबी ढाबा तैयार हो गया था। हेलो जी, नील दे ढाबे से बोल रहे हो तुसी? हाँ जी भाई साहब। मैं ढिल्लन बोल रहा हूँ जी, असी एक छोटी सी पार्टी कर रहे जी, आपके ढाबे में हो जाएगी क्या?
कितने लोग आएंगे? यही कोई 10-12 लोग होंगे जी। हो जाएगा ना इतने लोगों का अरेंजमेंट? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ ना 25 लोग तक बैठ सकते हैं। आप लोग आराम से 6:30 बजे तक आ जाइए, हम आप लोगों के लिए आज शाम के लिए ढाबा बुक कर देते हैं। ठीक है जी, आप एक बार अपना मेन्यू कार्ड मुझे शेयर कर दो, जितना भी बिल होगा पार्टी के बाद हम पे कर देंगे। हाँ जी ठीक है जी। फ़ोन रखने के बाद, अरे नील सुन रहे हो, बहुत अच्छा ऑर्डर आया है। आज शाम के टाइम एक पंजाबी फैमिली बर्थडे पार्टी के लिए हमारे ढाबे में आ रही है। 10-12 लोग आएंगे। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। ऐसा करो अभी से तैयारी में लग जाओ, पहली बर्थडे पार्टी है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए हमारे खाने में। सरिता और नील मिलकर पार्टी के लिए खाना बनाकर तैयार कर लेते हैं। शाम के 6:30 बजे मेहमान आना शुरू होते हैं। सरिता, कितने लोगों के लिए बुकिंग ली थी तुमने? अरे तुम तो 10-12 लोग बोल रही थी, 25 लोग तो आ चुके हैं ऑलरेडी, और अभी भी एक के बाद एक गाड़ियां रुकती जा रही है। अब तो पड़ोसियों के घर के सामने भी पार्किंग पूरी फुल हो गई है। तुम रुको, मैं पूछ कर आती हूँ कितने लोग और आने वाले हैं अभी। नमस्ते भाई साहब, मैं सरिता। नमस्ते मैडम जी, नमस्ते। आप इससे बात हुई थी ना मेरी सवेरे? हाँ जी, वो मैं पूछ रही थी भाई साहब कि आप तो 10-12 लोग के लिए बोल रहे थे, लेकिन आपके गेस्ट तो थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। हाँ जी मैडम, क्या बताएं आपको, हम पंजाबी ना बड़े दिल वाले होंगे हैं। मेरे पुत्र का जन्मदिन है जी आज। वो देख रही है ना, पीली पगड़ी में वो मेरे चाचा का लड़का है। जन्मदिन की बधाई देने के वास्ते पिंड से पूरी फैमिली को लेकर आ गया जी सुबह में। अब उसे घर छोड़कर थोड़ी ना आते, तो इसे भी ले आए नाल। और जी ये मेरी मौसी का बेटा मोंटू, और ये अपना कुकी, तो ये मिंटू, सब यार है जी मेरे। कहने लगे पाजी आज तो पार्टी शार्टी होनी चाहिए। तो मैंने कहा चलो जी निकाल लो तुस्सी भी गड्डी। अब जब इतने सारे बंदे आ रहे थे बर्थडे में, तो अपने मौसी ते मामे ने कैसे छड़ देता, तो हमने सोचा सबनू ही ले चलो। अब फिक्र ना करो जी, आपका जितना बिल बनेगा अस्सी देख लेंगे। अच्छा ठीक है, आप सबको बिठाइए, मैं आती हूँ। क्या बोला उसने? अरे बोलेगा क्या, पूरी जन्म कुंडली सुना दी उसने अपनी। ये सारे उसके गेस्ट हैं जो ज़बरदस्ती उसके गले पड़ गए, और ये सबको लेकर यहाँ हमारे ढाबे में चला आया। अब बातों में टाइम वेस्ट मत करो, ढाबे पर गेस्ट आ गए हैं तो उन्हें बिना खिलाए तो नहीं भेज सकते, मैनेज तो हमें करना ही पड़ेगा। तुम ऐसा करो, जल्दी से माँ जी और बाऊ जी को भी ढाबे पर बुला कर लाओ, सब लोग मिलकर काम करेंगे ना तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, मैं तब तक ऑर्डर लेकर आता हूँ। थोड़ी बहुत तैयारी तो हमने कर ही रखी है, स्टार्टर वगैरह भिजवाते हैं, तब तक खाना तैयार कर लेंगे। सर अपना ऑर्डर बता दीजिए, तब तक हम प्रिपेयर करवाते हैं। देखो जी, अभी तो आप पकौड़े शकोड़े भिजवाओ, हम तो देसी लोग हैं जी, पकौड़ों के बिना साडा काम नहीं चलना। ठीक है सर, मैं अभी भिजवाता हूँ। नील अंदर आता है। पकौड़े ऑर्डर करें हैं अभी तो उससे, चलो शुक्र है कम से कम कोई फैंसी आइटम नहीं मांगा, वरना इतने सारे लोगों को सर्व करने में हमारी हालत ख़राब हो जाती। पकौड़े तो फिर भी जल्दी बन जाएंगे। मम्मी पापा सरिता, आप सब लोग मिलकर फटाफट आलू प्याज वगैरह काटो, और उसके बाद सरिता तुम फटाफट पकौड़े छानती जाना। नील और सरिता भी बातें कर ही रहे थे, तभी उन्हें ढोल बजने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे यहाँ कहाँ ढोल बज रहा है, ज़रा एक बार देख कर तो आ। नील जाकर देखता है कि उनके घर के सामने 2 ढोल वाले पूरे जोश से ढोल पीट रहे हैं, और ढिल्लो अपने यार दोस्तों के साथ वहाँ पर खड़े हुए ठुमके लगा रहा है। अरे यार, वैसे ये पड़ोस वाला सक्सेना हमारे ढाबे को देखकर नाक मुंह सिकुड़ता रहता है। अब वो हुड़दंगबाजी करेंगे ना तो पक्का सोसाइटी में कंप्लेंट कर देगा। अरे सोसाइटी वालों से बाद में निपटेंगे ना, अभी जो गेस्ट आए तुम उनकी चिंता करो। तभी सरिता की नज़र गई कि अंदर कुछ लोगों ने टेबल पर दारू की बोतल खोल रखी है और वो लोग ड्रिंक कर रहे हैं। अरे नील देखो तो, इन लोगों ने तो ड्रिंक करना भी शुरू कर दिया। अरे राम राम बेटा, ये क्या कर रहे हैं ये लोग, तू जाकर समझाना इनको यहाँ ये सब ना करे। अब ठीक कह रही हो मम्मी, मुझे लगता है मुझे इनसे बात करनी चाहिए। नील ढिल्लो साहब के पास जाता है। देखिए सर, ये सब क्या कर रहे हैं आप, पार्टी के नाम पर इतना शोरगुल, ढोल, नाचना गाना, और अब ये दारू भी। प्लीज़ समझिए, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। कमाल करते हो पाजी आप, और पंजाबियों की पार्टी में दारू भांगड़ा ना हो तो पार्टी खाएगी। और एक राज की बात बताऊं जी आपको, वरना तो पार्टी में मुर्गा भी चाहिए था, लेकिन आपकी वाइफ ने मेन्यू कार्ड भेजा था, उसमें साफ साफ लिखा था कि वेज रेस्टोरेंट है, इसलिए हम नॉन वेज की तो डिमांड ही नहीं कर रहे आपसे। लेकिन जन्मदिन में एंजॉय करने से तो आप हमें नहीं रोक सकते। सरिता, ऐसे नहीं रोकने वाले ये लोग, गलती इनकी नहीं हमारी है। हमें अपने रेस्टोरेंट के मेनू कार्ड में छपवाना पड़ेगा कि अल्कोहल अलाउड नहीं है, वरना ये पंजाबी तो ऐसे ही आकर उधम मचाएंगे। अभी तो बस पकोड़े ही सर्व हुए थे, खाना खिलाना तो बाकी था। एक तो पहले ही 12 लोग बोलकर 25 लोग पार्टी में आ गए थे, और ऊपर से
3 रोटी खाने वाले नील बाबू को तो अंदाज़ा ही नहीं था कि पंजाबियों की खुराक कितनी होती है। एक बार जो खाने का सिलसिला चला, फिर तो एक के बाद एक बटर नान अंदर से आते जाते जा रहे थे और ढिल्लन जी के मेहमान उसे साफ करते जा रहे थे। विनीता और सरिता का रोटियां बनाते बनाते सर चकराने लगा था। लेकिन एक और की आवाज़ अभी भी अंदर से सुनाई दे रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद, बड़ा मज़ा आया जी आज तो, ये लो जी आपका बिल। ढिल्लो साहब की पार्टी से सरिता और नील की कमाई तो अच्छी हो गई थी, लेकिन इस पार्टी ने मानो उनके होश ठिकाने लगा दिए थे। उन्हें इतना तो समझ में आ गया था कि पैसे बचाने के चक्कर में जो सारा ढाबे का काम उन्होंने अपने माथे ले रखा है, अगर इसी तरह चलता रहा ना तो बहुत जल्द वो दोनों पागल हो जाएंगे। सुनिए जी, ऐसे काम नहीं चलने वाला। पंजाबी ढाबा चलाना है ना तो कोई ढंग का पंजाबी कुक भी रखना पड़ेगा। आपको पता है कितनी मुश्किल से पंजाबी डिश बनाई मैंने, कम से कम 10 बार मसाले ऊपर नीचे किए हैं तब जाकर स्वाद आया। ऐसे ढाबा नहीं चल पाएगा हमसे। और एक वेटर की भी भर्ती करिए, हम लोग बिलिंग काउंटर संभालेंगे। और पंजाबी ढाबे में ना सारे कस्टमर पंजाबी ही आ रहे हैं। पंजाबी में क्या बोलते हैं मुझे तो आधी बात समझ में भी नहीं आती। कम से कम पंजाबी स्टाफ होगा तो उन्हें कस्टमर की बात तो समझ में आएगी। अगले दिन सुबह पड़ोसी नील से, देखिए जी, ये रेसिडेंशियल सोसाइटी है, यहाँ पर इस तरह से ढाबा खोलना अलाउड नहीं है। और अगर आपने अपना कोई काम खोल भी लिया है तो शांति बनाए रखो। ये सड़क पर ढोल बजवा के रात के 11-12 बजे तक पार्टियाँ करना, हुड़दंग मचाना, ये सब कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। आपको मुनाफा कमाना है, ढाबा खोलना है तो कहीं कमर्शियल प्लॉट ले लो। हम लोगों की ज़िंदगी से सुकून क्यों ख़त्म कर रहे हो भाई? आपके ढाबे के चक्कर में पूरी कॉलोनी की पार्किंग फुल हुई रहती है। हम लोग अपनी गाड़ियाँ क्या सड़क किनारे जाकर खड़ी करेंगे? देख रही हूँ माँ, पड़ोसियों को मिर्ची लगनी शुरू हो गई है। अभी सक्सेना बातें सुना कर के आया। सक्सेना का भी कुछ इंतज़ाम करेंगे। अभी तो फिलहाल एक खाना बनाने वाले और एक वेटर का इंतज़ाम कर बेटा। नील को एक पंजाबी हस्बैंड वाइफ मिल जाते हैं जो ढाबे पर खाना बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखो भाई साहब, खाना तो मैं एक नंबर बना दूंगा और ये मेरी वोटी हम दोनों मिलकर ढाबे का काम एकदम बढ़िया से संभाल लेंगे। बस हमें रहने के लिए एक छोटा सा कमरा देना पड़ेगा आपको। पंजाब के रहने वाले हैं ना जी, इधर रहने का कोई ठिकाना नहीं है अपने पास। नील और सरिता अपने ढाबे में ही परमिंदर और उसकी पत्नी को रुकने की जगह दे देते हैं और जल्दी ही परमिंदर ढाबे पर खाना बनाना शुरू कर देता है। परमिंदर के हाथों में बड़ा स्वाद था। जिस दिन से उसने ढाबे पर खाना बनाना शुरू किया था, ढाबे की बिक्री में 4 चांद लग गए थे। जो कोई भी एक बार ढाबे पर आ जाता वो अगली बार उनके यहाँ का खाना ज़रूर खाता। देखो परमिंदर, तुम्हारे काम से हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये ढाबा बंद करने के बाद जो तुम बाहर टेबल कुर्सी लगाकर बोतल और मुर्गा लेकर बैठ जाते हो ना, इससे सोसाइटी के लोग खुश नहीं हैं। सोसाइटी से लगातार कंप्लेन आ रही है। अरे भाई साहब, आपकी पड़ोसियों को ज़्यादा ही चुल है। दिन भर ढाबे पर जी तोड़ मेहनत करते हैं हम। अरे बंदा अपनी थकान उतारने के लिए थोड़ी देर खुली हवा में बैठकर खा पी लेता है तो उसमें किसी को क्या दिक्कत है जी? हम कौन सा किसी की बहन बेटी को छेड़ रहे हैं? आपको एक बात बताऊं जी, एक बहुत बढ़िया ज़मीन है, आप कहो तो आपकी वहाँ पर बात चलाऊं, सही दाम पर किराए पर मिल जाएगी आपको। इस कॉलोनी से निकल कर आप अपना ढाबा उधर ही खोल लो। जल्दी ही परमिंदर के रेफरेंस से नील को सस्ते रेट पर एक ज़मीन मिल जाती है जहां पर नील अपना ढाबा तैयार करवा लेता है। ढाबे को नई जगह सेट करवाने में और ढाबे की सफलता के पीछे परमिंदर का काफ़ी हाथ था, इसलिए नील और सरिता उसके ऊपर काफ़ी भरोसा करने लगे थे। ढाबे का सारा राशन ख़त्म हो रहा है और मुझे बाजार जाने का समय भी नहीं मिल पा रहा। समझ में नहीं आता क्या करूं। अब चिंता न करो नील भाई साहब, अब ऐसा करो, पैसे मैनू दे दो, मैं बाजार जाकर बढ़िया सामान लेकर आता हूँ। अब ढाबे का काम देखो जी। नील 1 लाख परमिंदर को दे देता है और परमिंदर भी महीने भर का राशन तेल वगैरह लेने के लिए बाजार की तरफ निकल जाता है। आमतौर पर नील को राशन वगैरह लेकर आने में 4 से 5 घंटे लगा करते थे, लेकिन आज परमिंदर को गए 8 घंटे से ऊपर हो गए थे और अभी तक वो और उसकी पत्नी बाजार से लौटे नहीं थे। बेटा, परमिंदर तो आया नहीं अभी तक, सब ठीक तो होगा ना? मुझे भी इसी बात की चिंता हो रही है माँ। कई बार उसका फ़ोन भी मिला लिया लेकिन फ़ोन ही नहीं लग रहा। सुनो जी, एक बात बताओ, कितने पैसे देकर भेजा था आपने परमिंदर भाई साहब को? 1 लाख रुपए ले गया है सरिता। मैंने सोचा वो तो अपना ही आदमी है, जो पैसा बचेगा वापस लाकर मेरे हाथ में दे देगा। इतने महीनों से साथ में काम कर रहे हैं हम, भरोसा भी तो कोई चीज़ होती है। अरे वो सब तो ठीक है, घड़ी देख रहे हो, पूरे 10 घंटे हो गए परमिंदर भाई साहब को गए हुए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 1 लाख रुपए लेकर गायब हो गए वो, अब लौट कर नहीं आने वाले। मैं तो कहती हूँ जल्दी जल्दी पुलिस में कंप्लेन करते हैं।
अभी भाग कर कहीं ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, वरना बाद में हम सिर्फ हाथ ही मलते रह जाएंगे। पत्नी और माँ की बात सुनकर अब तो नील को भी चिंता होने लगी थी, इसलिए वो थाने जाकर परविंदर और उसकी पत्नी की कंप्लेंट दर्ज करवा देता है। पुलिस अभी ढाबे पर आकर परविंदर के कमरे की छानबीन कर ही रही थी कि तभी परविंदर और उसकी बीवी टेम्पो में सामान लादकर ढाबे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ भाई साहब, क्या परेशानी हो गई? ये पुलिस क्यों आई है? पहले तू ये बता, कहाँ था पिछले 12 घंटे से? कहाँ से आ रहा है इतनी रात को? नील भाई साहब, मैं तो आपको बता कर गया था ना, बाजार सामान लेने जा रहा हूँ। आप ही ने तो भेजा था मुझे समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या है। इन्होंने जो 1 लाख दिया था वो कहाँ है? उसमें से 70,000 का सामान आ गया, बाकी बचे 30,000। ये लो नील भाई साहब, आपका बचा हुआ पैसा। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं आपका पैसा लेकर भाग गया था? अरे वो तो पास वाली मार्केट में सामान बहुत महंगा मिल रहा था, फिर मुझे मेरे अपने एक यार की याद आ गई, उसका थोक का काम है, बस यहाँ से 2-3 घंटे की दूरी पर है, तो मैं उधर ही निकल गया। सारा सामान उसके स्टोर से ही लेकर आया हूँ, पूरे 15,000 की बचत हुई है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था? अरे वो तो सुबह चोरी हो गया, इसीलिए तो आप लोगों से कोई कांटेक्ट भी नहीं हो सका। परविंदर की बातें सुनने के बाद नील और सरिता बहुत शर्मिंदा थे। अरे इतने ईमानदार सरदार जी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो तुम्हारे फ़ायदे के लिए पूरा दिन धक्का खा कर आए, बेचारे का फ़ोन तक चोरी हो गया और तुम चले थे उन्हीं पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने। अरे इंसान की पहचान करनी आती है कि नहीं? पुलिस वालों की बात सुनकर अब नील, सरिता और विनीता सभी लोग बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। परविंदर बेटा, आज तक तू इस ढाबे पर सिर्फ एक हलवाई की तरह काम कर रहा था, लेकिन आज से तू मेरा बेटा है और अब से तुझे उस एक कमरे में रहने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारे साथ हमारे घर में रहेगा, मेरा बेटा बनकर।